हेलो, शुरू करें। हाँ, अर्थिंग का काम क्या है? चला, सुरक्षा देना। पक्का? दोनों रहे उसको। अर्थिंग का काम क्या है? सुरक्षा देना। अर्थिंग में लाइन होता है? नहीं होता। लाइन है एक मतलब गड़बड़ है, कहीं ना कहीं बॉडी सट रहा है, बॉडी में करंट सट रहा है। बोलो ना रे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। किसके बारे में? अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग चलक मेनली कॉपर का होता है। किसका होता है? छड़ अर्थिंग होता है, रड तार अर्थिंग होता है, रड अर्थिंग होता है। तार और रड में डिफरेंस है। तार पतला होता है, रड मोटा होता है। तो तार अर्थिंग होता है, रड अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग होता है, प्लेट अर्थिंग होता है, क्वाइल अर्थिंग होता है। अर्थिंग के कितने प्रकार? चार मेनली। यही से होना था ना। तार अर्थिंग का प्रयोग कहां करते हैं? तार व स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग वहां करते हैं चला जहां पथरीली भूमि हो। कैसी भूमि हो? इस प्रकार का भू संपर्कन वहां के लिए प्रयुक्त होता है जहां पथरीली मिट्टी होने के कारण गड्ढा खोदना क्या होता है? कठिन होता है। छड़ या भू संपर्क। रड अर्थिंग गहराई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इसलिए कम से कम कितना मीटर से कम। यह बालुई जमीन पर होता है। कौन जमीन पर होता है? पाइप भू अर्थिंग। इसमें जमीन की सतह से 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ा जाता है। यह भू संपर्कन सस्ता और सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। ये पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। अगर आपको चाहते हैं कि प्रतिरोध कम हो जाए तो पैरेलल में जोड़ देंगे दो अर्थिंग की सीरीज में, क्योंकि पैरेलल में प्रतिरोध कम होता है। आप प्लेट भू संपर्कन में प्लेट न डालते हैं। आप प्लेट जमीन के सतह से कितना मीटर नीचे? 1.5 मीटर नीचे। सबसे अधिक सर्वाधिक संपर्क वाला यही ना है, रड की पाइप की प्लेट। प्लेट उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुंडली भू संपर्कन, यही ना। लकड़ी के पतले पीसीसी पोलों को, पीसीसी नहीं आरसीसी कर दो चला, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट होगा। पीसीसी का पोल नहीं होता है। आरसीसी पीसीसी जानते हो? जान लो। आरसीसी होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। आरसीसी होता है चला रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। पीसीसी होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट। आरसीसी हो गया रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, पीसीसी हो गया प्लेन कंक्रीट सीमेंट। देखो, रेनफोर्स का अर्थ होता है छड़ की उपस्थिति। रेनफोर्स्ड का अर्थ होता है छड़ की उपस्थिति। अब प्लेन का अर्थ होता है छड़ की अनुपस्थिति। प्लेन का अर्थ होता है छड़ की अनुपस्थिति। रेनफोर्स्ड का अर्थ होता है चला छड़ की उपस्थिति। अब प्लेन का अर्थ होता है छड़ की अनुपस्थिति।
बात बताइए, आरसीसी का पाइप में वो पोल है कि पीसीसी है? रॉड न है उसमें, बिना रॉड के होगा? हो बिना रॉड के पोल बना दीजिएगा, एकदम नहीं रहेगा। पीसीसी होता है जो रोड का ढलैया करते हैं, कहते हैं उपकेंद्र सब स्टेशन में। एक होता है स्टेशन, स्टेशन जहां विद्युत जनरेट किया जाता है, अब वहां से जो पहले स्टेशन पे आता है उसको हम क्या कहते हैं? सब स्टेशन। सब स्टेशन में पाइप भू इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। आंतरिक तार स्थापना सामान्यतः IS 46481968 के अनुसार होता है। आंतरिक तार मतलब जमीन के अंदर जो तार की स्थापना है, उसके लिए जो लॉ है वो है IS 4648, और ये कब बना था? 1968 में। उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी, ऊर्जा मापी जानते हैं ना? एनर्जी मीटर, अरे एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर कहने से नहीं पता चलता है, मीटर समझ में आता है। एनर्जी मीटर जमीन से 1.5 मीटर कम से कम ऊपर होना चाहिए। कितना मीटर? उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी की ऊंचाई लगभग कितना मीटर होनी चाहिए? 1.5 मीटर। ऊर्जा मापी के तुरंत बाद, ये ऊर्जा मीटर है ना, इसके तुरंत बाद मेन स्विच होना चाहिए। ये इसके तुरंत बाद कौन स्विच होना चाहिए? मेन स्विच। ये एनर्जी मीटर है, इसके देखो यहां पोल पर से आया पहले एनर्जी मीटर में, बोलो ने, एनर्जी मीटर के जस्ट बाद मेन स्विच होगा, तब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोलो, कहते हैं ऊर्जा मापी के तुरंत बाद मुख्य स्विच, फ्यूज, फ्यूज कहो या एमसीबी कह सकते हो, अब तो एमसीबी यूज होता है ना। एमसीबी इकाई उपयोग में लाई जानी चाहिए और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। इसके बाद है ना बोर्ड होता है स्विच का, पहले कहां आएगा? पोल पर से एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से मेन स्विच में या एमसीबी फ्यूज जहां भी ले जाओ, और यहां से फिर कहां जाएगा? बोर्ड में। कहां जाएगा? वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये भी फर्श से कितना मीटर की ऊंचाई पर? आवश्यकता अनुसार उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था की जाती है। मान लो ये मेन है, बोर्ड है, यहां से हम एगो सब बोर्ड भी तो ले सकते हैं। अरे घर बाय घर बोर्ड नहीं ले सकते हैं, तो उप बोर्ड हुआ, ये मेन बोर्ड हुआ, ये क्या हुआ? उप बोर्ड हुआ। मेनली तुमको कहेगा कि एनर्जी मीटर है या बोर्ड है, ये जमीन से कितना मीटर ऊपर होना चाहिए? 1.5 मीटर। कितना ऊपर? प्रकाश व पंखा परिपथ में प्रकाश बिंदु, पंखा व 5 एम्पियर के सर्किट आदि कुल मिलाकर 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट, 1 पॉइंट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, बोर्ड में 10 गो पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई गो पॉइंट होने के लिए 12 भी होता है, 14 पॉइंट का होता है, लेकिन होना कितना चाहिए? 10। इसमें भी देखो 3 और 2 5, नीचे भी है तुम्हारा 3 और 2 5, 10 गो का है। देखो तुम्हारे पीछे भी देखो कई गो का है, कई गो है? एगो हटा दिया होगा तोड़ के, 2 2 4 1 5 और 2 2 4 1 5। देखो पीछे भी 10 गो है, उसमें भी देखो 10 गो है, सब में देखो 10 गो है। अरे एगो हटा दिया होगा, खाली जगह होगा, चूस चाट काहे कर रहा है? प्रकाश व पंखा परिपथ में ये जो लाइट और फैन जो हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन आता है कि सब 5 एम्पियर का है। कितना एम्पियर का है? जो बोर्ड चल रहा है 15 एम्पियर से 20 एम्पियर का, 15 से कितना? 20। कहता प्रकाश व पंखा परिपथ में प्रकाश बिंदु, पंखा व 5 एम्पियर के सर्किट आदि कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स? एगो स्विच हुआ 1 पॉइंट, एक स्विच कितना पॉइंट? 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। साथ ही एक परिपथ का कार्यभार कितना वाट से अधिक? 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर तुम 75 वाट का ही पंखा है चला, तो ऐसे ऐसे एक बोर्ड पर तुम 10 गो पंखा से ज्यादा नहीं दे सकते हो। मेनली 75 वाट का पंखा होता है, तो 75 वाट का पंखा तो 10 गो लगा दिया, तो 10 गुना 75 750 न हुआ। इसलिए 10 गो पॉइंट देता है कि ना 11 गो पॉइंट रहेगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इसमें 10 को देता है, 10 से कम भी रहता है। न 11 गो रहेगा और न तुम 11 गो लगाओगे और न आग लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना देना चाहिए? 800। 800 के लिए पॉइंट्स की संख्या कितनी है? 10। पंखा लगभग चला तुम्हारा 75 वाट का होता है, अब बल्ब तो चला 10 वाट का लगा हुआ है। अब कहते हैं शक्ति परिपथ में
एक परिपथ में 3000 शक्ति परिपथ किसको कहते हैं पता है? 15 एम्पियर। कितना एम्पियर? जैसे ई जो लगा हुआ है, ई शक्ति परिपथ में नहीं दिखता, हम लोग कहते हैं पावर प्लग। सुना है पावर प्लग? मोटका वाला प्लग जकरा में लगता है, उसका लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना वाट? 3000 वाट। इसीलिए तुम देखना वो एक हॉके को लगाता है, देखा है ऐसा? जैसे हीटर के लिए लगा देगा, एक को लगा देगा, भैया एगो बोर्ड से एगो हीटर चलेगा। इसलिए चला कि अभी ई 1500 वाट का है, एगो बोर्ड से हम 2 से ज्यादा नहीं चला सकते हैं। इहो जब चल रहा है इलीगले है, 1500 वाट के ही चल रहा है, 2 पंखों चल रहा है, तो ये तो चला यही बोर्ड में लगल है, जो कि सही नहीं है। ये कंप्लीट क्या है? गलत है। 20 एम्पियर का मोटा वाला तार लगा के और उसी में डाल दिया गया, तो काम चलाऊ चल रहा है। लेकिन 3000 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना एम्पियर बोला? 15 एम्पियर। 15 एम्पियर में कौन कौन आता? बोर्ड, हीटर, आयरन, ये सब कितना एम्पियर में? 15। कहता शक्ति परिपथ में एक परिपथ का भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही एक ही परिपथ में 15 एम्पियर क्षमता के 2 सॉकेट से अधिक। 15 एम्पियर का कै गो सॉकेट होना चाहिए? 2 गो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो कहता वायरिंग में हॉरिजेंटल रन, ये हॉरिजेंटल रन है, 4 मीटर तक सीलिंग ऊंचाई पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। देखो ये सीलिंग है ना, इससे 0.5 मीटर नीचे होना चाहिए। कितना मीटर नीचे? कहता है अगर 4 मीटर तक, कितना मीटर तक? 4 मीटर तक अगर आप लेके जा रहे हैं तो सीलिंग से कितना मीटर नीचे होना चाहिए? 0.5 मीटर। वायरिंग में क्षैतिज रन, हॉरिजेंटल रन, 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर, ऊंचाई होना चाहिए यहां से कितना मीटर? 4 मीटर कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऊपर से नीचे कितना होना चाहिए? 0.5। कितना? यानी ऊपर करके तार पाइप खींचना चाहिए कि नीचे करके? तो तुम देखना जितना भी पाइप खिंचाता है सब ऊपरे करके खिंचाता है। बोर्ड ऊपरे रहता है। बोर्ड कभी देखा है पैर के नीचे? नहीं, तो कम से कम 1.5 मीटर तो ऊपर रहता ही है। सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। अधिक ऊंचाई वाली छतों में फर्श से कितना मीटर से कम? 3.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नीचे से अगर बहुत लंबा बहुत ऊंचा है तो मिनिमम नीचे से कितना मीटर? 3.5 मीटर। यानी 3.5 से 4 मीटर नीचे से हाइट होना चाहिए, और ऊपर छत से कम कितना? 0.5। अब तुम्हारा बहुत लंबा, नॉर्मली चला 11 फुट का होता है, 11 फुट पे ढलैया होता है। कितना फुट पे? 11 फुट पे। तो उसी हिसाब से नीचे से खाली 4 फुट ऊपर ले लो, नीचे से ज्यादा ही ले लेता है लोग, 6 फुट 7 फुट ले लेता है। ये मिनिमम है 4 फुट। आप 7 फुट 8 फुट ले जाओ, ऊपर से भी मिनिमम है 0.5। मतलब कंप्लीट आप छत में सटा के तार नहीं खींचिए। अब उससे कहोगे होगा क्या? क्योंकि वहां जब आप तोड़िएगा चला तो छत पर भी असर न पड़ेगा, इसलिए 0.5 मीटर नीचे तोड़ना। कहता प्रकाश पंखा परिपथ, प्रकाश पंखा ही परिपथ है, मतलब लाइट एंड फैन। जिस परिपथ में 2 चीजें चल रहा हो, कौन कौन? लाइट और फैन। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm का, हम लोग कहते हैं 1.5 mm का तार, लेकिन 1.5 mm नहीं होता, 1.5 mm स्क्वायर होता है। 1.5 स्क्वायर mm कहना चाहिए, क्योंकि तार का तो ये जो क्षेत्रफल न है, ये 1.5 mm तो लंबाई हो गया। लंबाई का मात्रा कितना है? 1.5 mm। mm जो है वो किसका मात्रक है? लंबाई का। लेकिन देखिएगा वो जितना गांव घर के मिस्त्री सब है, या यहाँ का भी मिस्त्री है, वो कहता है 2 mm के तार ले लेना। 2 mm के तार मतलब 2 mm लंबा ले लें, इतने बड़का तार, इतना बड़का तार होगा। वो कह रहा है 2 mm स्क्वायर क्षेत्रफल जिसका हो तार का, इस एरिया का, इसका, वो तार लेना। 6 mm स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल हो वो तार लेना। कहता 6 mm के तार, 8 mm के तार, 10 mm के तार, 16 mm के तार। तो 16 mm के तार इतना बड़का होगा। 16 mm स्क्वायर मतलब चला वो मोटाई को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तब मोटाई को आप लंबाई में नहीं दर्शा सकते हैं, मोटाई को क्षेत्रफल में दर्शाना होता है। तो अगर आप लोग मिस्त्री बनिएगा तो आप कहिएगा 2 स्क्वायर mm का। कितना स्क्वायर mm का? 6 स्क्वायर mm का, 8 स्क्वायर mm का। क्योंकि तार जो ये होता है, चलो देखिए सबका क्षेत्रफल लिखल है ना। 1 mm का तार पतला है, 1 mm हम भी बोल रहे हैं, 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, देखिए 10 स्क्वायर mm नहीं है। ये जितना बोर्ड उड के लिए तार खिंचाया है, 10 mm का तार, 10 स्क्वायर mm का तार है। क्योंकि चला mm अगर कहेगा तो लंबाई को नापेगा, वो स्क्वायर mm कहेगा तो किसको नापेगा? क्षेत्रफल को।
प्रकाश पंखा परिपथ में 1.5 स्क्वायर mm तथा शक्ति परिपथ के लिए कितना 2.5 स्क्वायर mm से कम माप का चालक तार उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। तो हम लोग बहुत पतला तार दे देते हैं तो वही क्या हो जाता है, जल जाता है। क्या हो जाता है? क्रमशः लैंप और पंखे के फर्श से ऊंचाई कितना मीटर, ये जो फर्श से ऊंचाई है कितना मीटर होना चाहिए, 2.5 मीटर, और 2.55 मीटर तक हो सकता है। 2.5 मीटर कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा आप जितना दे सकें, ज्यादा से ज्यादा आप जितना दे सकें। लेकिन कहता है लाइट और फैन का फर्श से जो ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई कम से कम 2.5 या 2.55 mm से कम नहीं हो, मीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। प्रवेश द्वार मतलब जहां से घुसते हैं उसके निकट होना चाहिए। आप कहिएगा क्यों? एंट्री कीजिएगा, चला जैसे एंट्री कीजिएगा पहले लोग स्विचे पे ऑन करेगा तब ना घर घुसेगा, कि घर में जाकर धड़पड़निया देगा। तो जब भी होगा एंट्री गेट के पास होना चाहिए। और जमीन से कितना मीटर ऊपर, ये जो स्विच है जमीन से कितना मीटर ऊपर, 1.25 मीटर ऊपर होना चाहिए। नहाने के कमरे में सॉकेट और स्विच कितना मीटर, ये जो नहाने के कमरे में आप सॉकेट या स्विच लगाइएगा, ये जमीन से कम, ये थोड़ा और हाइट पे होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है नॉर्मल घर में 1.25 मीटर होना चाहिए जमीन से, इसमें अगर आप जाइएगा तो 1.3 मीटर कम से कम नीचे से ऊपर होना चाहिए। कोशिश करना कि जितना ऊपर लगा सके, क्योंकि चला उसमें पानी नहीं गिरता है तो मामला हो जाएगा गड़बड़। वाहक नली जकरा में तार लेके जाते हैं, वाहक नली तार स्थापना 16 mm से कम माप का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो तार जकरा में हम ले जाते हैं, जिसमें सभी तार, वाहक नली उस नली को कहते हैं जिसमें चला सब तार समेट के एक जगह होता है। उस नली को हम लोग कौन नली कहते हैं? वाहक नली। मोटा पाइप उसमें लगता है, वो कितना mm होना चाहिए? 16 mm। 16 mm वाहक नली में अधिकतम कितना तार, अगर तुमको 5 तार लेना है कितना mm? 19 mm। कितना mm? 16 mm अगर है तो 16 mm से मोटा अगर ये है, 16 mm मोटा है तो इसमें कितना तार ले जा सकते हैं? 3 तार। और 19 mm होगा तो 5 तार, 25 mm होगा तो 8 तार, 38 mm होगा तो 15 तार। अब आप देख लीजिए कि आपको कै गो तार चाहिए, तो देखना मिस्त्री सब लिखाएगा जी 8 mm किधर गया, 25 mm का जो है ना 5 गो पाइप ले लीजिएगा, फलना mm का इतना पाइप ले लीजिएगा, चिलना mm का इतना पाइप। उसको पता है कि कहां पर हमको कौन पाइप यूज करना है, बोलो रे। अब मार्केट में भी चला ये 38 mm, 25 mm, 19 mm, 16 mm का तार पाइप उपलब्ध है, तो उसी हिसाब से उलाता। मान लो चला कि 3 गो तार ले जाना है, एगो रूम में 3 गो चीज जलना है, 3 गो तार ले जाना है, तो वहां 3 गो तार ले लेना, 16 mm का पाइप डालना है। उसको भी डालने में भी, खुदाई करके डालने में भी आसानी होगा, बोलो रे। और जब सब पाइप जुड़ के मेन स्विच में जाएगा तो वहां वो 38 mm का तार लगा देगा, 38 mm का पाइप लगा देगा, बोलो रे। वो डिपेंड करेगा कि कितना तार ओकरा खींचना है। प्रकाश स्रोत, शक्ति एवं प्रकाश के निर्गत। देखो उद्दीपन बल्ब जो होता है वो लगभग 15 वाट या 25 वाट का होता है। अब प्रकाश निर्गत ल्यूमेन में होता है वो 120 से 230। प्रदीप्ति नलिका उद्दीपन बल्ब हो गया जो नॉर्मल पहले वाला बल्ब होता था। प्रदीप्ति नलिका हो गया ट्यूब, प्रदीप्ति नलिका क्या ट्यूब, ये हो गया 20 से 40 वाट का, और 750 से कितना 2000। सोडियम बल्ब हो गया 45 वाट का होता है, 60 वाट का होता है, 40 670 ल्यूमेन निर्गत होता है। ये सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम निरट्टा मारना है। अब देखो चला प्रदीपन स्तर जो पूछता है कि कहां, ई नहीं पूछेगा कहां पर कितना चाहिए, तुमको दिमाग में एडजस्ट करना है। रसोई घर में, लॉन्ड्री में, प्रसाधन में, प्रसाधन मतलब हगने वाला जगह नहीं लिखा रहता, प्रसाधन, मेज, पलंग पर कितना वाट चाहिए? 200 लक्स चाहिए, इतनी प्रदीप्ति चाहिए। अगर वही गैरेज है तो 70 वाट में काम चल जाएगा। सिलाई है तो कितना चाहिए? 700 वाट। ड्राइंग हॉल है, ड्राइंग हॉल जहां खाना खाते हैं, ड्राइंग डाइनिंग हॉल जहां खेल धूप करके खाना पीना खाते हैं घर में, 500 से कितना है? 1000। ऑपरेशन थिएटर 500 से 1000। ऑपरेशन टेबल पर कितना? 2000। आप प्रदर्शन कक्ष जहां पर प्रदर्शनी जैसे ड्राइंग वगैरह का प्रदर्शनी, शोरूम
जहां पर चीजों को प्रदर्शित किया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, ले लीजिए, वहां पर ज्यादा लाइट तुमको देखने को मिलेगा। कितना वाट? 1000। और सूक्ष्म कार्य स्थल, मशीन मरम्मत, परीक्षण कार्य, इस सब में कितना? 700 से। मेनली कहने का मतलब यह है जहां पर जितनी सूक्ष्मता से काम होता है उतना वहां पर उतना ज्यादा लाइट चाहिए। बोलन, तो तुम याद रखो कि घर वगैरह में हम लोग 200 वाट, 200 ल्यूमेन तक, 200 लक्स तक हमको अगर चमक अभी जो मिल रहा है तुमको लगभग 150 है, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है। 150 से 250 के आसपास ल्यूमेन है अभी इस घर में। इसी हिसाब से तुम अंदाजा लगा लो, 150 से 250 ल्यूमेन अभी इस घर में चमक है। ऑपरेशन थिएटर पे चला, एक एक चीज बढ़िया से बिधना बिधना के नहीं देखा तो गड़बड़ान जाएगा। तो तुम सोचो ऑपरेशन थिएटर में 2000, ऑपरेशन टेबल पर कितना? 2000 लक्स चाहिए, 2000 लक्स वहां रोशनी चाहिए होता है, तब जाके ऑपरेशन। नहीं देखता 2 लाइट है ना, ऐसे मारेगा, इससे मारेगा, सिनेमा सब में देखा होगा। तो जितनी सूक्ष्मता से आप काम कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको रोशनी चाहिए। कहने का मतलब यही है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदीपन तल पर प्रकाश का वितरण सामान्य प्राप्त हो, इसके लिए स्थान ऊंचाई का अनुपात कितना होना चाहिए? स्थान और ऊंचाई का अनुपात 1:2 के बीच होना चाहिए, तब आपको सामान्य रोशनी मिलेगी। प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था हुआ डायरेक्ट लाइट। कौन लाइट? डायरेक्ट अगर किसी चीज पर आप लाइट देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। और प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, जैसे आप चले जाइए ऑपरेशन थिएटर में, वो डायरेक्ट लाइट आता है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट लाइट है। लेकिन आप चले जाइए डांस बार में, पब में, रेस्टोरेंट में, इस सब में डायरेक्ट लाइट मिलता है क्या? लोग वहां कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हल्का हल्का दूसरे को देखना है। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए उपयोगिता गुणांक का मान, उपयोगिता गुणांक मतलब कितना हम लोग उपयोग करते हैं, वो होता है 0.4 से 0.6 तक। तथा अप्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए जो उपयोगिता गुणांक है वो कम है कि ज्यादा है? इनडायरेक्ट लाइट मिलता है तो हम लोग कम यूज करते हैं, डायरेक्ट लाइट मिलता है तो ज्यादा यूज करते हैं। 0.1 से 0.35 तक लिया जाता है। आप कहेगा ये उपयोगिता गुणांक क्या है? उपयोगिता गुणांक मतलब कितना हम यूज करते हैं, उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक का मान हमेशा, किसी भी फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होता है, कुछ कुछ का 1 से ज्यादा होता है। तो आप कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट लाइट होगा तो लाइट का ज्यादा उपयोग जहां होगा वहां डायरेक्ट लाइट, और जहां कम उपयोग होगा वहां इनडायरेक्ट लाइट। जैसे तुम बेडरूम में हेलोजन नहीं लगा लोगे, लगाओगे क्या? तो सब जगह का लाइटिंग व्यवस्था अलग अलग होता है, उसी हिसाब से हमारा उपयोगिता भी है। ये वाला इचला स्थान और ऊंचाई का अनुपात है। स्थान का मतलब हुआ कि जहां पर आप, जैसे 1 स्क्वायर फीट है, 1 स्क्वायर फीट है तो आपको 2 मीटर ऊंचा लेना होगा। जितना स्क्वायर फीट आपका एरिया है उसका दुगुना ऊंचाई आपको लेना पड़ेगा जमीन के सतह से, जहां पर आप लगा रहे हैं। ये वही कह रहा है। हाइट नहीं लीजिएगा तो करंट में चला मैग्नेटिक फील्ड होता है, धिया पुता सट जाएगा तो मामला गड़बड़ान जाएगा। जैसे आप नहीं सटिएगा, बाल बच्चा को दिक्कत हो जाएगा, तो बालो बच्चा के लिए सोचना पड़ेगा। आज चला 1.25 मीटर से बहुत सारा लाभ है। एक तो बाल बच्चा तब तक आपका होशियार हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसमें छोटे जीवों को, छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। अभी देखना, अब जितना भी बोर्ड आ रहा है सब में चला फिक्स लॉक आ रहा है, उसमें उंगली नहीं घुसता है। तो हम लोग, आप कहिएगा ओकर कौन काम है? काम है कि आप बच जाइएगा उससे। 1.25 मीटर के हाइट पर लेने के बाद बहुत सारी चीजों से आप सुरक्षित रहिएगा। आप उससे ज्यादा हाइट आप ले नहीं सकते क्योंकि आप डंडा लेके उसको ऑन ऑफ करना होगा। नीचे लीजिएगा, झुकना पड़ेगा। 1.25 मीटर पे लीजिएगा, नॉर्मली आप ऐसे स्विच ऑन ऑफ कीजिएगा, ठीक है। प्रकाश पंखा परिपथ, यही लाइट एंड फैन परिपथ, प्रदाय बिंदु से परिपथ के किसी बिंदु तक का वोल्टेज ड्रॉप निर्धारित इनपुट वोल्टेज का कितना परसेंट? 2%। प्लस कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। मतलब ये हुआ चला कि एक जगह से दूसरे जगह जब आप वोल्टेज ले जाते हैं तो हम लोग तो ये कहते हैं कि वोल्टेज हर जगह समान है, हम लोग यही नहीं कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज हर जगह समान है, लेकिन चला उसका जो ड्रॉप है जब आप वोल्टेज ले जाते हैं तो कितना परसेंट का ड्रॉप हो जाता है? कितना परसेंट का? आप प्लस कितना वोल्ट का?
1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। जैसे अगर आप 220 वोल्ट लेके जा रहे हैं तब लगभग आप समझ लीजिए कि 2 दूनी 4.4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ दीजिए 5.4 वोल्ट तक का ड्रॉप हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका परिपथ कैसा है, ठीक है। तथा पावर लोड, शक्ति भार, पावर लोड हो गया 15 एम्पियर, पावर लोड हो गया क्या, लाइट एंड फैन हो गया कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। अब पावर लोड हो गया जिसको हम पावर प्लग कहते हैं, जिसमें हम लोग हीटर आयरन वगैरह लगाते हैं, वो कितना एम्पियर हो गया, 15 एम्पियर। तो कहता है पावर लोड शक्ति भार के लिए यह मान निर्धारित इनपुट वोल्टेज का कितना से कितना परसेंट, 5 से 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी लाइट फैन में आपका 2% तक लॉस हो सकता है, और जो पावर सर्किट है जिसमें आप हीटर वगैरह जलाते हैं उसमें कितना परसेंट तक हो सकता है, कितना परसेंट, 5 से 6% तक होता है। अब कहता है महत्वपूर्ण चीजें हैं नदी क्रॉसिंग। नदी क्रॉसिंग मतलब अगर आप कोई भी तार लेकर नदी को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया जाएगा। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाइएगा तो आपको ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी कि तार का हाइट कितना होना चाहिए, अर्थ कहां कहां देना है। नदी क्रॉसिंग, अगर चला बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको यहीं से मिलेगा। ई चैप्टर एगो है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 30 to 40% क्वेश्चन यही 2 चैप्टर से रहेगा, बाकी बेसिक से रहेगा। अब कब आएगा फिर वही बात, हम चला झूठ बोलते नहीं है। एगो बात तुम जान लो, वैकेंसी कब आएगा किसी को पता नहीं। मेरा चला चेयरमैन से भी बात होता है लेकिन उसको भी नहीं पता है। वो क्या बोलता है जानते हो, कि इसीलिए देखो सब वीडियो बनाता है, हम नहीं बनाते हैं। हमको लगता है हम झूठ बोलेंगे अगर बोलेंगे तो, क्योंकि हमको पता नहीं। ईमानदारी वाला बात बताते हैं हम लोग। एक्सपेक्टेड डेट तुमको बताते हैं, एगो जो लगता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं तो पता तो किसी को नहीं। जो लोग आके लंबा लंबा छोड़ते हैं, सच पूछो तो अकेले मिलते हैं तो कहते हैं कोई पता है तो बताइए। जो लोग यूट्यूब पे आके लंबा लंबा दे देते हैं, वो जब अकेले मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि कुछ पता है तो बताइए, क्योंकि पता किसी को नहीं। तो कुछ चेयरमैन लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ बोर्ड के, जिनसे अभी भी बात होती है, तो वो यही बताते हैं कि जिस दिन झा जी आएगा ना, उस दिन आपको भी पता चलेगा, हम लोगों को भी पता चलेगा। हम बोले ऐसा कैसे सर हो सकता है, आप चेयरमैन हैं, आपको नहीं पता चलेगा। तो बोले ये जो आरआरबी और आरआरसी ये डिसाइड नहीं करता है कि वैकेंसी कब देना है। इसका डिसीजन जो है सीधा रेलवे मंत्रालय लेता है कि वैकेंसी कब देना है, कितना देना है। हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि कितने पोस्ट खाली हैं। जब वैकेंसी आ जाता है तो नोटिस जब आता है हमारे वेबसाइट पे, तब हम लोग भी देखते हैं कि देखो वैकेंसी का नोटिस आ गया। तब हम लोग को भी पता चला। प्रोसेस रियल में यही है। जितना भी मामला है ये सब, जितने लोग यूट्यूब पे आके, अभी क्या है, यूट्यूब पे आके खाली कह दो रेलवे में वैकेंसी कब आ रही है, ये थंबनेल लगा दें, हम अभी वीडियो बना दें, खाली झूठ बोल रहे हैं। सब यही कर रहे हैं। जैसे ये बात देखिए रेलवे में वैकेंसी कब आएगी, आप फलना बुक का टेस्ट खरीद लीजिए, 300 का डिस्काउंट आया। बच्चा तो बेचारा बैठा हुआ है, उसको आशा देखता है कि हाँ वैकेंसी आ जाएगा, चलो ये वीडियो देख लेते हैं, वो व्यूज से खुश है। अब बच्चा बेचारा दुखी है, तो सब बनाता है वीडियो। तुम देखता होगा, हमको लगता है पिछला 3 महीना में 1-2 वीडियो मेरा आया होगा वैकेंसी पे, 1 से 2 वीडियो। इसलिए कि चला जो चीज झूठ है उसके बारे में जबरदस्ती, जगह फालतू के टाइम है वही ना बोलेगा। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते हमारे फटल है 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। हमारा कौन जरूरी है जाके झूठे माथा के दर्द लेने। इसलिए चला वैकेंसी जब आएगा तो आपको भी पता चलेगा। हाँ, लेकिन हरकत बहुत तेज है, हर डिपार्टमेंट में पत्राचार हो रहा है, ये बात सत्य है। तो इसी से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगस्त लास्ट तक में वैकेंसी के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाबू जिस दिन दे देगा ना, उस दिन थोड़ा फुर्सत नहीं मिलेगा। मतलब आगे देखोगे तो यो गड्ढा, पीछे देखोगे तो यो गड्ढा लगेगा, आगे माई के माई की हो गए लोग। नदी क्रॉसिंग जब करता है, चला कोई भी तार अगर नदी का क्रॉसिंग करता है, कहता जब नदी का पार्ट चौड़ाई अधिक हो तो 12.4 मीटर लंबे दोहरे पोल संरचना द्वारा, कै गो पोल, ये एगो पोल है कि 2 गो पोल है,
दोहरे पोल संरचना द्वारा टावर लगाकर नदी पार किया जाता है। कितना मीटर लंबा? 12.4 मीटर लंबा। इस स्थिति में जल स्तर व चालक तार के बीच, ये जल स्तर आई चालक तार, इसके बीच 11 केवी लाइन के लिए 4.5 मीटर से कम स्थिति अंतर क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 11,000 गुजर रहा है तो मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 4.5 मीटर। अब वैसे लगा कितना होता है? 12.4 मीटर। अब मिनिमम लेकिन होना कितना चाहिए? जैसे पोल जितना का है उतने ऊपर तार थोड़े रहता है, तार में तो लचक होता है। नहीं लचक दोगे, पूरा पूरा टाइट कर दोगे, टूट के कभी गिर जाएगा। तो जो लचक के साथ अगर हम कहें तो तार का हाइट जो है मिनिमम 4.5 मीटर होना चाहिए, अगर 11,000 का तार है। बोलन रे, इससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार है। कहते रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग समझ रहे हो? पटरी को अगर कोई तार क्रॉस कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है? तो 11 केवी तक के लिए स्टेशन के अंदर कितना मीटर, स्टेशन के बाहर ई हो गया बड़ी लाइन में। छोटी लाइन में अगर जाओगे तो स्टेशन के अंदर कितना? 8.6 मीटर, स्टेशन के बाहर 6.3 मीटर। ये हाइट होना चाहिए 11,000 के लिए। स्टेशन के अंदर होगा ज्यादा हाइट होना चाहिए, कम ज्यादा हाइट। फिर 11 के बीच 33 के भी होगा तो 10 मीटर में काम चल जाएगा, ये भी इतने में काम चल जाएगा। लेकिन छोटी लाइन अगर होगा तो इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 8.8 मीटर, इसका भी 6.4 मीटर। 33 के भी होगा से 66 के भी, तब कितना करेंगे? 10. ये न्यूनतम है। स्टेशन के बाहर अगर करोगे 7.9, स्टेशन के अंदर अगर करेंगे छोटी लाइन में, चूंकि छोटी लाइन में चला भीड़ ज्यादा रहता है, तो 9.1 मीटर, ई कर देंगे 6 मीटर। तो ई है छोटी लाइन। बड़ी लाइन में जब रेलवे पटरी को स्टेशन के अंदर क्रॉस कर रहे हैं या स्टेशन के बाहर, अधिकतर चला इसको नहीं रखा जाता है। जैसे अगर 11,000 का तार है तो उसको स्टेशन से गुजारा नहीं जाता, उसको बाहर से ले लिया जाता है। कभी तुम बहुत कम तुम देखा होगा कि स्टेशन के एकदम आर पार तार 11,000 33,000 का चल गया, देखे हो? बहुत कम, निग्लिजिबल। तार चला ऐसा होता है कि अभी एगो मेरे रिलेटिव के साथ एगो घटना घट गया। मेरे जीजाजी हैं, फुफेरे जीजाजी, वो बेचारे जमीन लिए फुलवारी शरीफ में। सबको बोले पटना में जमीन लिए, पटना में जमीन लिए, पटना में जमीन लिए। हम लोग को भी लगा वाह, उनके पिताजी टीचर थे, रिटायर किए थे, खुद जॉब में है। दीदी एलन मिश्रा कॉलेज में प्रोफेसर है। हम लोग को भी लगा कि हाँ, उसी टाइम आज से 10 साल पहले। तो वो क्या किए, जब जमीन लिए ना, तो जमीन लेने गए थे, इससे देखे वाह जमीन तो बहुत बढ़िया है, रोड 20 फीट का है, फ्रंट 30 फीट है, डीप 40 फीट है, जमीन भी चौकोर है। इसे करके अपना देख लिए, बाउंड्री उंड्री करल है, जमीन में कोई झोल नहीं है, अपना 40 लाख रुपया दे के ले लिए जमीन। उस टाइम 10 साल पहले जमीन ले लिए। तो जमीन जब फिर पैसा उससे जुगाड़ किए, 2-4-5 साल बाद, ये हाल फिलहाल में ये 2-3 साल पहले भेजे काम करने के लिए लेबर मिस्त्री ठेकेदार को। तो ऐसे जब ऊपर देखता है 11,000 तार बड़ा नजदीके में रखल है। 11,000 तार का हाइट कितना होता है? बहुत कम। अब 6 से 7 मीटर के हाइट पर तार है, अब वो चला तार है तो एको मंजिल बनेगा, बीचे से गुजरल। अब वो कपाड़ पे हाथ लेके बैठल के माई की हो गए माई। अभी आज का मेरे पास बस स्टैंड का एक जमीन का ऑफर आया कि सर ये जमीन आप ले लीजिए, 33,000 गया हुआ है ऊपर से, आपको बस स्टैंड के, ई बस स्टैंड है वहां जमीन है, 30 लाख रुपए कट्ठा हम आपको दे देंगे। 30 लाख रुपए कट्ठा काहे? जबकि वो जमीन का रेट है अभी 1.5 करोड़ रुपए कट्ठा, क्योंकि भैया ऊपर से लकड़ना गुजरा है। 33,000 वोल्ट, ठीक ना? तो इसलिए आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि 33,000 के नीचे मकान बना भी लेता है, तो समझिए उसमें कभी भी किसी भी चीज में शांति नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इतना तेज रहेगा कि हर चीज में प्रॉब्लम हो। इसीलिए लोग कभी भी 11,000 33,000 के नीचे अपना घर नहीं बना। 220 से 240 वोल्ट है तब बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं चला यहां चालक तार 500 केजी तन्य सामर्थ्य से कम सामर्थ्य के नहीं होने चाहिए। कहां पर? स्टेशन पर। 500 केजी तक अगर तार में तनन हो तब भी वो ना टूटे, वैसा तार होना
चाहिए। अगर वही उससे कम होगा चला तो दुर्घटना होने की संभावना है। विद्युत लाइन तथा सड़क के बीच न्यूनतम अंतराल, सड़क पार अगर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चला, सड़क पार करते हुए अगर 250 वोल्ट, यानी ये जो रोड पर लगा हुआ है ये कितना मीटर का होना चाहिए? अगर रोड का क्रॉसिंग कर रहा है तो कितना मीटर होना चाहिए? 5.8 मीटर। 250 वोल्ट से 650 वोल्ट अगर है तो 5.8, 11 के भी है तो 6.1, 33 के भी है तो 6.1 मीटर। और सड़क के साथ चलते हुए जो साइड साइड चलता है, बोलो न रे, तो वहां चला थोड़ा कम हाइट रहेगा तो चलेगा। 5.5 मीटर, 5.5 मीटर, 5.8 मीटर, 6.1 मीटर। जैसा जैसे चला सड़क के साइडों साइड से तार जा रहा है, और सड़क का क्रॉस करेगा तो थोड़ा उठा के करेगा, और सड़क के साइड साइड जाएगा थोड़ा नीचे भी जाएगा तो चले। तो ये सब हाइट है। ये आपको जब आप ज्वाइन कीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को तो आपको ये सब मैनुअल दे दिया जाएगा। वो मैनुअल को देख के जहां सड़क पार करना है मैनुअल उल्टाइए, कितना मीटर हाइट होना चाहिए उतना हाइट नापिए, उतना पोल ऊपर होना चाहिए। पोले चला उसी साइज का बनल रहता है। आपका जितना पोल है ना उसका छठा भाग जमीन के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर 60 मीटर का पोल है तो छठा भाग कितना हो गया? 10 मीटर जमीन के अंदर होना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है जमीन कैसा है। आप पता चला बालू पे दे दोगे, मामला गड़बड़ जाएगा। आप पथरीला है तो थोड़ा ज्यादा हाइट पे भी चलेगा। तो लेकिन रूल ये है कि नॉर्मल सामान्य अवस्था में जितना हाइट है उसका कैवां भाग? छठा भाग जमीन के अंदर होना चाहिए। सिरोपरी लाइन, सिरोपरी लाइन मतलब सर ये सब एको रट्टा नहीं मारना है, खाली आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैसे काम करते हैं। सिरोपरी लाइन के नीचे रक्षण के लिए क्या चीज के लिए चला? 10 SWG। SWG बोले तो स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का फुल फॉर्म लिख लो, स्टैंडर्ड वायर गेज। कहता सिरोपरी लाइन के नीचे रक्षण के लिए, रक्षण मतलब चला सुरक्षा के लिए 10 SWG के GI तार की लैचिंग का प्रयोग किया जाता है। ये है लैचिंग इंसुलेटर, ये लाइटनिंग अरेस्टर है। लैचिंग इंसुलेटर जो होता है चला इस टाइप से यहां लगा हुआ होता है। ये आपको सुरक्षा देगा दोनों पोल को इधर उधर भागने नहीं देगा। जो कितना SWG का होता है? 10 SWG का होता है, बट इसका कोई खास उपयोग नहीं है। विद्युतीय लाइन एवं भवन के बीच न्यूनतम अंतराल मतलब छत और तार के बीच का न्यूनतम अंतराल कितना वोल्ट का होगा तो छत से कितना ऊंचा होगा तो काम चल जाएगा। या कितना अगर ज्यादा वोल्ट का होगा तो ज्यादा गैप चाहिए कि कम गैप? कम वाट का होगा, कम वोल्टेज का होगा तो कम गैप भी चलेगा। जैसे देखता है नहीं 230 वोल्ट तो लोग के बालकोनी से गुजर जाता है, नहीं गुजर जाता है। कहते हैं 150 250 से 650 वोल्ट अगर रहेगा, भवन के ऊर्ध्वाधर स्थिति का अंतर कितना मीटर? 2.5 मीटर। मतलब ये घर है तो अगर 250 वोल्ट जमीन छत से कम कितना मीटर हाइट? 2.5 मीटर। अब भवन के क्षैतिज स्थिति, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर स्थिति ऊपर में, क्षैतिज मतलब भवन से दूर कितना मीटर होना चाहिए? अरे ये भवन है ना, इसके साइड से कम 1.25 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना मीटर? ऊंचाई कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर। कितना मीटर? कहता है 11 केबी अगर होगा, कितना केबी? 11 केबी तक अगर होगा 3.66 मीटर। साइड से होगा तो कितना? 1.25। 33 केबी भी 3.66 मीटर, साइड से होगा तो 1.83। 33 केबी के ऊपर होगा, कितना केबी से ऊपर? ये होगा 3.66 से 3.0 प्लस 0.305 मीटर प्रति 33 केबी या उसका खंड। 1.83 से 0 प्लस 0.305 प्रति 33 केबी। मतलब 33 केबी का अगर 3 गो तार है चला तो एक तार का हो गया इतना, तो 3 गो तार है तो कितना हो गया? 3 तिया 9। उस हिसाब से उतना मीटर का हाइट होना चाहिए जितना तार
उतना ऊंचाई होना चाहिए कि कहां से? जमीन से। आप तुमको पता है हवा कुचालक है कि सुचालक? कुचालक है ना। अब बहुत उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो हवा सुचालक हो जाता है, हवा में धारा का प्रवाह हो जाता है। गैस जो है बहुत उच्च विद्युत धारा अगर प्रवाहित होगी तो O2 गैस अगर है तो O- में टूट जाता है, और जब यह आयन बना मतलब विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? प्रवाह। तो उच्च वोल्टेज पर गैस में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है क्योंकि गैस आयनीकृत हो जाता है। लिख लो, उच्च वोल्टेज पर उच्च वोल्टेज पर गैस आयनीकृत हो जाता है आयनीकृत हो जाता है जिसके कारण गैस में धारा का प्रवाह होने लगता है। गैस में धारा का क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है। अब चला दिया अर्थ और वायरिंग संबंधी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं चला जो आपको याद रखना होगा। अब 1.25 मीटर हाइट पे रहता है मतलब रहता है, डेटा को याद रखना, कभी कभार देख लेना है, ऐसा नहीं कि पूछवे करेगा वो।